हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का 5वां क्लास और 4 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पदार्थों के कुछ समान गुण के बारे में। ठीक है, पदार्थों के कुछ समान गुण के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्था, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रत्यास्था? कि जब किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है। विरूपक बल मतलब वैसा बल जिसको लगाने से उसके रूप में परिवर्तन हो जाए। मगर जैसे कोई इस तरह का वस्तु है और उस पर कोई बल लगाया जाए और उसका आकार कुछ ऐसा हो जाए, तो इस तरह के बल को हम लोग बोलते हैं विरूपक बल। ठीक है, जो उसके रूप को बदल दे। जब किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु के आकार, आयतन और आकृति में परिवर्तन आ जाता है। जब भी कोई बल आरोपित किया जाएगा तो वस्तु पे क्या हो जाएगा? उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा और उसके आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके के बल को हम लोग विरूपक बल बोलते हैं। और जब बल हटा लिया जाता है तो वस्तु पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। वस्तु के इसी गुण को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था। एग्जाम्पल के लिए आप लोग रबर को देखे होंगे। जो रबर मतलब कि बाल में लगाते हैं, उसको जब आप इस तरह से रबर को जब खींचेंगे दोनों तरफ से तो बड़ा हो जाएगा और जैसे ही उसको छोड़ेंगे फिर से वो अपने स्थिति में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग स्प्रिंग को देख सकते हैं, जो कि पेन में होता है। उसको भी जब आप दोनों तरफ से खींचेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, उसके लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा और जैसे ही छोड़ेंगे तो वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इस गुण को हम क्या बोलते हैं? तो प्रत्यास्था का गुण बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्प्रिंग में किस तरह का गुण पाया जाता है, तो स्प्रिंग में पाया जाता है इलास्टिसिटी, या फिर हिंदी में प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। ठीक है, इस एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि इसी गुण के कारण कोई भी वस्तु बल के प्रभाव में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब वैसे वस्तु जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुण होता है वो क्या करता है कि उसमें जो बल लगाया जाता है वो उसमें जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है। मतलब कि जैसे कि स्प्रिंग में क्या है, जब उसमें बल लगाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो अपने साइज में आ जाता है। मतलब वो उस बल का क्या करती है? विरोध करती है। आप लोग अगर इस स्प्रिंग को हाथ से तानेंगे तो एक आप देखेंगे हाथ पे एक फोर्स लग रहा होगा जो चाहता है कि अपने पुरानी स्थिति में आ जाए। ठीक है, तो उस पर जो बल लगता है उसका विरोध करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग याद रखेंगे स्प्रिंग, और या फिर रबर के बारे में याद रख सकेंगे। और भी रबर से बना हुआ जो भी सामान होता है उसमें भी इस तरह का गुण पाया जाता है। अब अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हुक का नियम। हुक का नियम ये भी प्रत्यास्था पे ही निर्भर करता है। हुक का नियम क्या कहता है? तो हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति और उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुकर्मानुपाती होती है। मतलब कि जो प्रतिबल होता है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है विकृति के। अब प्रतिबल क्या होता है और विकृति क्या होता है उसके बारे में हम नीचे अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रतिबल के बारे में। हुक के नियम में क्या बोला गया कि प्रतिबल स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति को। विकृति को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली तो प्रतिबल के। ठीक है, स्ट्रेस के। अब प्रतिबल क्या होता है? किसी पिंड या वस्तु पर आरोपित प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये कोई वस्तु है, इसका एरिया क्या है? ए है, और इस पे फोर्स क्या लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है। और जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे एफ, तो क्या होगा? ये ऊपर से चिपटा हो जाएगा, फोर्स लगेगा, ये दब जाएगा और इस तरीके के शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बोलेंगे कि वस्तु में क्या हुआ है? तो विकृति हुआ है। और स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो स्ट्रेस हो जाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा कि प्रतिबल या स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो प्रति जब भी लगा रहे मतलब एरिया नीचे होगा। ठीक है, दर की बात कर रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया ये फार्मूला हो जाएगा किसका? स्ट्रेस का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्ट्रेस निकालने के लिए, फोर्स दिया रहे और एरिया दिया रहे, तो आप लोग स्ट्रेस निकाल सकते हैं इस फार्मूला पे। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे विकृति का। विकृति क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से, अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से
वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो लंबाई में परिवर्तन तथा वस्तु के प्रारंभिक लंबाई, मतलब जैसे कि ये वस्तु है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाए, फोर्स F। अब क्या हुआ, इसका जो लंबाई है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसका गुण है इस वस्तु का। अब इसका जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, पहले F था यहाँ तक, ठीक है, L ओल्ड मतलब L मतलब पहले इतना लंबाई था। अब जब इस पे फोर्स लगाए आगे की तरफ तो इसका लंबाई बढ़ के यहाँ से इतना बढ़ गया, मतलब L न्यू जो हो गया वो इतना बड़ा हो गया। तो इसमें स्ट्रेन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा विकृति का, वो हो जाएगा L न्यू अपॉन L ओल्ड, मतलब फोर्स लगाने से जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो और पुराने वाला जो लंबाई था उसके अनुपात को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेन। विकृति मतलब उसके आकृति में कितना परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद जो लंबाई हुआ वो उसके लंबाई को, और परिवर्तन होने से पहले के जो लंबाई था उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विकृति बोलते हैं, ठीक है। और हुक का नियम क्या कहता था हमें, हुक का नियम बोलता था कि प्रतिबल जो है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विकृति के, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोग को पता हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होगा कि जो भी उसके लंबाई में परिवर्तन हो, आकार में परिवर्तन हो, तो L न्यू अपॉन L ओल्ड, यही होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिबल भी देख लिए क्या होता है प्रतिबल, और विकृति भी क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्था गुणांक के बारे में, ठीक है। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को, स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को क्या बोलेंगे, तो प्रत्यास्था गुणांक बोलेंगे। प्रत्यास्था गुणांक जो होता है प्रतिबल मतलब स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोग को पता है, फोर्स अपॉन एरिया, और विकृति का फॉर्मूला स्ट्रेन का तो L न्यू अपॉन L ओल्ड, ठीक है। तो इसी से हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखेंगे कि विभिन्न पदार्थों के लिए ये भिन्न भिन्न होता है, मतलब कि अलग अलग पदार्थ के लिए, मतलब अगर रबर के लिए प्रत्यास्था गुणांक देखेंगे तो वो अलग होगा, स्प्रिंग के लिए देखेंगे प्रत्यास्था गुणांक तो वो अलग होगा, मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, तो प्रतिबल अपॉन विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। यंग मॉडुलस या यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, कि यदि बल लगाने पर किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन हो तो प्रत्यास्था गुणांक अभी हम लोग आपको बताए हैं कि प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो अगर लंबाई में परिवर्तन हो, अगर बल लगाने पर केवल लंबाई में परिवर्तन हो तो उसके बाद जो हम प्रत्यास्था गुणांक निकालेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो उसको बोलेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक कब होगा, जब बल लगाने से लंबाई में परिवर्तन होगा, और तो जो प्रत्यास्था गुणांक निकालेंगे मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। तो यंग मॉडुलस आप लोग को पता हो गया, डायरेक्ट यंग मॉडुलस भी पूछ देता है, या यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या यंग प्रत्यास्था गुणांक पूछेगा तो क्या होता है, जब लंबाई में परिवर्तन हो, बल लगाने से लंबाई में परिवर्तन होगा और तब जो हम प्रत्यास्था गुणांक निकालेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आयतन प्रत्यास्था गुणांक, नाम से ही आपको क्लियर है, वहाँ पे लंबाई में परिवर्तन होता था और यहाँ आयतन में परिवर्तन होगा। यदि बल लगाने से उत्पन्न विकृति से वस्तु के आयतन में हुई परिवर्तन यहाँ छूट गया है, तो आयतन में हुई परिवर्तन, आयतन में जब परिवर्तन होगा तब प्रत्यास्था गुणांक को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बोलेंगे। यंग्स मॉडुलस में लंबाई में परिवर्तन होता था और आयतन प्रत्यास्था गुणांक में किसमें, तो बल लगाने से आयतन में परिवर्तन होगा और तब हम जो प्रत्यास्था गुणांक मतलब कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकालेंगे तो वहाँ पे जो हम उसको बोलेंगे आयतन प्रत्यास्था गुणांक। यहाँ भी सेम होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लंबाई में परिवर्तन हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया बट्टे में L न्यू बट्टे में L ओल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा होगा
तो क्या हो जाएगा, आयतन न्यू बटे में आयतन या फिर एरिया न्यू बटे में एरिया ओल्ड। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। वैसे इतना डिटेल जाएगा नहीं, बस आपको याद रखना है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक में किस में परिवर्तन होता है, तो लंबाई में परिवर्तन होता है। और प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। क्वेश्चन लगाएंगे तो डायरेक्ट यही पूछ दिया जाता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताइए, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, आयतन में देख लिए। चलिए अब अगला पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो है दाब, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है दोस्तों वो होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति लग गया मतलब एरिया नीचे आएगा फॉर्मूला में, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो दाब बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है और इसकी एरिया ए है और इस पे जो फोर्स लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, एफ, तो इसका प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर इस पे कितना होगा, वो हो जाएगा दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए एरिया अगर बढ़ेगा, एरिया क्या है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो एरिया अगर बढ़ेगा तो एरिया जितना बड़ा होगा दाब क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स जितना बढ़ाएंगे तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऊपर है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, या फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया के दोस्तों क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, तो प्रेशर। एरिया बढ़ाने से क्या होता है, तो प्रेशर कम हो जाता है। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। फोर्स का क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। इस तरीके से इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। पास्कल बोला जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को। तो दाब या प्रेशर का जो मात्रक होगा उसको पास्कल भी बोला जाता है, और ऐसे पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दाब की बात करें तो ये एक अदिश राशि है। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, दाब जो है एक अदिश राशि है। दर्ब में बात करें, दर्ब में दाब उसके गहराई पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई बाल्टी है या कोई बर्तन है इस तरीके से, और इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे जो हम देखेंगे इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P1 है, और दूसरा बर्तन सेम हाइट पे पानी है और इसमें नीचे तल का प्रेशर देखेंगे वो, उसको अगर P2 लें तो गहराई पे जो जितना गहरा होगा उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो P2 जो हो जाएगा, चूंकि P2 जो है नीचे है और P1 जो है ऊपर है, गहराई किसका ज़्यादा है, तो P2 का ज़्यादा गहराई है, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा गहराई जाने पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बर्तन में देख ले या पानी में, कहीं भी ये नियम लागू होगा दर्ब में। ठीक है, गहराई पे डिपेंड करता है, गहराई ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे पास्कल का नियम, जो कि प्रेशर से ही रिलेटेड है, दाब से ही रिलेटेड है। पास्कल का नियम क्या कहता है, तो उसके बारे में देखेंगे। यदि किसी द्रव में स्थित सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर स्थित हो, तो स्थिर अवस्था में, मतलब जो द्रव है वो अगर स्थिर अवस्था में किसी बर्तन में हो और सभी बिंदु जो लेंगे वो एक ही ऊंचाई पर हो, मतलब सेम गहराई पे हो, तो सभी बिंदुओं पर लगने वाला दाब जो होता है वो क्या होगा, समान होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पे कोई दर्ब भरा हुआ है इस बर्तन में, और यहाँ पे देखेंगे सेम हाइट पे, हाइट कितना है, h पे, यहाँ भी हाइट क्या है, h है, और यहाँ भी हाइट h है, और दोनों बिंदु पे अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। सेम अगर नीचे भी अगर देख ले सेम हाइट पे, यहाँ मान लीजिए ये H1 है और ये भी H1 ही है, सेम हाइट है, और यहाँ पे प्रेशर नापे और यहाँ पे भी प्रेशर नापे, अगर हाइट सेम होगा दर्ब में तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। ये क्या कहता है, तो पास्कल के नियम के अनुसार ये ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट पास्कल के नियम से क्या निकलता है कि यदि किसी बंद बर्तन में दर्ब पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, कोई बंद बर्तन है, क्लोज वेसल है, और उसमें कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तो दर्ब आरोपित बल को सभी दिशा में समान रूप से वितरित करता है। मान लीजिए कोई बंद बर्तन है, इसमें दर्ब भरा हुआ है और इस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो जो बल लगता है वो सभी दिशा में समान रूप से वितरित होता है। जो बल लगाया जाता है वो सभी दिशा में समान रूप से वितरित होता है। ठीक है,
उसका एग्जाम्पल अगर देखें तो हाइड्रोलिक मशीन आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, छोटा छोटा रील भी मिलेगा। हाइड्रोलिक मशीन जो कि आप देखे होंगे काफ़ी पावरफुल होता है और इस तरीके से इस पर कोई सामान रखा जाता है और इस तरीके से होता है हाइड्रोलिक मशीन। और इस पर जब फोर्स लगाते हैं मशीन को तो जो भी चीज़ रखा जाता है उस पर बराबर मात्रा में सभी दिशा में उसको वितरित कर देता है बल को, ठीक है, और उसको चिपटा कर देता है। देखे होंगे हाइड्रोलिक मशीन, आप लोग देख लेंगे। तो पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हाइड्रोलिक मशीन जो है दोस्तों यही दूसरा वाला जो पास्कल का नियम है उसी पे काम करता है, पास्कल के नियम के या पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? तो हाइड्रोलिक मशीन। और साथ ही दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक भी जो है दोस्तों ये भी पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो पास्कल का सिद्धांत आप लोग को क्लियर हो गया होगा और साथ ही इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी दोस्तों पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिजिक्स का सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा, बीच में कुछ क्लास ब्रेक हुआ है लेकिन अब सारा क्लास कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग कंटिन्यू क्लास करते हैं।